दोस्तों श्री सुभाष चंद्र बोस एक वो नाम जिसको पूरी दुनिया में लोग जानते थे और आज भी जानते हैं, पर इन रियलिटी सुभाष चंद्र बोस एक वो नाम था जिसको याद ना रखा जाए, इसकी भी पूरी कोशिश इतिहास ने की है। पर आखिर ऐसा किया क्यों गया? एक इतने महान रेवोल्यूशनरी को इतिहास याद ना रखे, इसकी कोशिश भला कोई क्यों करेगा? दोस्तों श्री सुभाष चंद्र बोस जी को प्यार से लोग नेताजी भी कहते थे और नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था और सिर्फ 48 इयर्स की एज में एक प्लेन क्रैश में 18 अगस्त 1945 को नेताजी का देहांत हो गया। अब ऑन पेपर्स तो यही लिखा गया है। दोस्तों वैसे तो नेताजी से जुड़े कई रोमांचक किस्से कहानियां हैं, पर आज के हमारे फंडे में हम जिस किस्से की बात करने जा रहे हैं वो नेताजी की डेथ के बाद शुरू होता है। वैसे तो नेताजी की पूरी लाइफ ही एक अनबिलीवेबल मिस्ट्री थी, पर उनकी डेथ इतनी सिंपल नहीं थी जितना किताबों में बताया जाता है कि एक प्लेन क्रैश में नेताजी का देहांत हो गया। इनफैक्ट उनकी डेथ एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है और आज के हमारे फंडे में हम कोशिश करेंगे नेताजी की इसी डेथ मिस्ट्री को अनरिवील करने की, और साथ ही साथ कोशिश करेंगे ये भी जानने की कि क्या गुमनामी बाबा के नाम से जाने जाने वाले एक साधु सच में श्री सुभाष चंद्र बोस ही थे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई समय बर्बाद के शुरू करते हैं अपने आज का फंडा। दोस्तों वैसे तो भारत की पूरी हिस्ट्री ही भरी पड़ी है ऐसी कई मिस्ट्रीज से, उन्हीं में से एक मिस्ट्री है डेथ ऑफ श्री सुभाष चंद्र बोस, और ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसको आज कोई चाहकर भी सॉल्व नहीं कर सकता, या फिर ऐसा कहना ज्यादा सही होगा कि कोई सॉल्व करना ही नहीं चाहता। दोस्तों नेताजी का पूरा जीवन ही फैसिनेटिंग मिस्ट्री से भरा पड़ा है जो हमेशा से ही देशभक्त हिस्टोरियंस को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। तो नेताजी भारत के उन फ्रीडम फाइटर्स में से हैं जिनको इतिहास ने उतनी इंपॉर्टेंस या प्रायोरिटी कभी दी ही नहीं। दोस्तों जिस तरह नेताजी की लाइफ को जानने के बाद कई क्वेश्चंस मन में आ जाते हैं, जैसे क्या गांधी जी और नेताजी में बनती नहीं थी, या फिर क्या नेताजी ने अपने मन से कांग्रेस छोड़ी थी या उनको कांग्रेस से निकाल दिया गया था। ऐसे ही नेताजी की डेथ भी एक मिस्ट्री है जो कई क्वेश्चंस पैदा करती है, जैसे क्या सच में नेताजी का देहांत एक प्लेन क्रैश में हुआ था, या फिर अगर उनका देहांत सच में एक प्लेन क्रैश में हुआ था तो नेताजी के पार्थिव शरीर को भारत क्यों नहीं लाया गया, या फिर ऐसे भी सवाल मन में उठते हैं कि क्या कभी भारत सरकार ने कोशिश भी नहीं की कि नेताजी की इसी डेथ मिस्ट्री को सॉल्व कर पूरे देशवासियों को यह बताया जा सके कि आखिर नेताजी की मृत्यु का असली सच क्या था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे आज के फंडे की बॉटम लाइन भी है कि क्या सच में गुमनामी बाबा नेताजी ही थे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से इन्हीं सभी क्वेश्चंस को अनरिवील करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अगस्त 1945 में जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम फेंके थे, उसके इमीडिएटली बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग खत्म हो गई थी और जापान के सरेंडर करने के साथ साथ नेताजी जिनको जापान का समर्थन हासिल था उनका सरेंडर करना भी अब निश्चित था। पर नेताजी के सामने क्वेश्चन ये था कि क्या इंडिविजुअली सरेंडर किया जाए या पूरी आईएनए को एक साथ सरेंडर करना चाहिए। और इसी क्वेश्चन पर डिस्कशन के लिए नेताजी सिंगापुर से टोक्यो जाना चाहते थे ताकि वहां जाकर वो जापान की आर्मी के बड़े ऑफिशियल्स के साथ बैठकर इस क्वेश्चन पर डिस्कशन कर सके। दोस्तों उस समय सिंगापुर से डायरेक्ट कोई भी प्लेन टोक्यो नहीं जाता था और इस वजह से नेताजी का फ्लाइंग रूट था सिंगापुर टू बैंकॉक एंड बैंकॉक टू टोक्यो। दोस्तों जिस दिन नेताजी का प्लेन क्रैश हुआ उस दिन नेताजी उस प्लेन में अकेले नहीं थे। इनफैक्ट उस प्लेन में नेताजी के साथ जापान आर्मी के कई बड़े ऑफिसर्स थे और नेताजी के सबसे क्लोज और वफादार हबीबुर रहमान भी उसी प्लेन में थे। दोस्तों 18 अगस्त 1945 को जब ये प्लेन सिंगापुर से उड़ा तो दोपहर में लंच करने के लिए ये प्लेन ताइपे में रुका। हबीबुर रहमान जो उस समय नेताजी के साथ उस प्लेन में थे, उनकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जब ये प्लेन ताइपे से उड़ने की तैयारी कर रहा था, ये प्लेन रनवे से कुछ ही ऊपर जाने के बाद रनवे पर ही क्रैश हो जाता है और ये क्रैश इतना भी डिस्ट्रक्टिव नहीं था कि इसमें कोई भी ना बचा हो। इनफैक्ट इसमें नेताजी के अलावा किसी और की डेथ हुई ही नहीं। हबीबुर रहमान के हिसाब से प्लेन में नेताजी जिस जगह बैठे थे उसके साथ ही पेट्रोल के कुछ कैंस थे। जब प्लेन क्रैश हुआ तब वही पेट्रोल नेताजी के कपड़ों पर गिर गया
और जिस समय नेताजी प्लेन से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे उस समय पेट्रोल के कारण उनके कपड़ों में आग लग गई। हबीबुर रहमान ने यह भी अपनी स्टेटमेंट में लिखा है कि उन्होंने काफी कोशिश की कि नेताजी की आग को बुझाया जा सके, परंतु वे असफल रहे और नेताजी चल बसे। अब दोस्तों, इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये कहानी सुनकर ही पता लगता है। जिस प्लेन क्रैश में कोई और नहीं मारा जाता उसमें एक अफवाह फैला दी जाती है कि नेताजी चल बसे। प्लेन क्रैश के बाद सभी चाहते थे कि नेताजी की डेड बॉडी को सिंगापुर भेज दिया जाए, पर उस समय ट्रांसपोर्ट की काफी दिक्कत थी। इस वजह से 2 दिनों के बाद नेताजी का क्रिमेशन टाइपे में ही कर दिया गया। दोस्तों, जो लोग नेताजी की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं वो ये जानते होंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतिहास में कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स की नाक में दम करके रखा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। इसीलिए नेताजी की डेथ के बाद ब्रिटेन और अमेरिका से ऐसी स्टेटमेंट्स आने लग गई जो नेताजी की डेथ को सस्पिशियस मानती थी। जैसे ब्रिटिश वॉइस रॉय ने अपने इंटरव्यू में यह कहा था कि अगर नेताजी का देहांत 18 अगस्त को हो गया था तो उनकी डेथ को 23 अगस्त तक पब्लिक क्यों नहीं किया गया। इसके बाद नेताजी के जिंदा होने की कई कहानियां सामने आई, पर सच ये भी है दोस्तों कि 18 अगस्त 1945 के बाद ऑफिशियली नेताजी को जिंदा किसी ने भी नहीं देखा। 18 अगस्त 1945 के बाद नेताजी को सबसे पहले देखे जाने का दावा ब्रिटिश ऑफिसर अल्फ्रेड वैग ने किया था, जिन्होंने 29 अगस्त 1945 को नेताजी को जिंदा देखे जाने की बात जेल नेहरू को भी बताई थी। इसके बाद गांधी जी ने अपने एक नैरेटिव में ये साफ कर दिया कि सुभाष बोस कभी भी प्लेन क्रैश में नहीं मरे हैं। गांधी जी की इसी स्टेटमेंट के बाद तुरंत ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन का गठन किया और इस कमीशन ने नेताजी के परिवार से लेकर आईएनए के कई सोल्जर्स से पूछताछ की और फाइनली अपनी रिपोर्ट में यह माना कि नेताजी का देहांत प्लेन क्रैश में ही हुआ था। और इसके बाद नेताजी को जिंदा देखे जाने की कई कहानियां सामने आने लग गई, जिनमें से एक और सबसे इंपॉर्टेंट थी रशियन कनेक्शन। दोस्तों, अनुज धर जो कि एक हिस्टोरियन है, उनके हिसाब से कई ऐसे रशियन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें ये मेंशन है कि प्लेन क्रैश के बाद सीक्रेटली नेताजी रशिया चले गए थे। और अनुज धर के इन्हीं हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे जब अनुज धर ने इंडियन एम्बेसी रशिया को फोर्स किया कि वो जाकर रशियन ऑफिशियल से इन डॉक्यूमेंट्स का सोर्स मांगे, तो रशियन ऑफिशियल्स ने साफ मना करते हुए कह दिया कि हम नेताजी से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर किसी के मन में भी एक ही सवाल आएगा कि अगर रशिया का उनकी डेथ से कोई भी कनेक्शन नहीं था तो फिर रशियन ऑफिशियल नेताजी को लेकर कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं देना चाहते थे। इसके बाद रशिया के एक सिविल इंजीनियर ने भी नेताजी को देखने का दावा किया था। इनफैक्ट जब ये सिविल इंजीनियर हायर ऑफिशियल से मिलने की कोशिश कर रहा था तो इसको चुप करवा दिया गया। इसके बाद नेताजी को देखे जाने की कोई भी बड़ी खबर 1955 तक नहीं आई। 1955 में टाइपे प्लेन क्रैश और नेताजी की डेथ को ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके थे और अब 10 सालों के बाद नेताजी को देखे जाने की ये बड़ी खबर कहीं और से नहीं बल्कि भारत में ही लखनऊ से आई, जहां नेताजी जैसे ही दिखने वाले एक साधु को स्पॉट किया गया था, जिनको लोग गुमनामी बाबा कहते थे, क्योंकि इनके बारे में सही सही किसी को भी कुछ नहीं पता था। दोस्तों, रिकॉर्ड्स के हिसाब से गुमनामी बाबा की हाई पिच्ड वॉइस थी जो कि काफी रिजेंबल करती थी नेताजी से। इसके अलावा गुमनामी बाबा से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से गुमनामी बाबा लगभग सारा दिन अपने रूम में बैठे रहते थे और सिगरेट पीते रहते थे। कई स्टेट्समेंट्स में लोगों ने यह भी बताया है कि गुमनामी बाबा को वर्ल्ड पॉलिटिक्स की हाई लेवल जानकारी थी और वो अपने कमरे में बैठे हुए इसी के बारे में डिस्कशंस करते रहते थे। इन्हीं स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंगली एक दिन जब गुमनामी बाबा किसी ग्रोसरी स्टोर या करियाना शॉप में जाते हैं तो वहां कोई नेताजी को पहचान लेता है और इसके बाद गुमनामी बाबा को कभी भी किसी ने स्पॉट नहीं किया और ना ही गुमनामी बाबा को देखे जाने की कोई रिपोर्ट सामने आई। अब दोस्तों, गुमनामी बाबा को सिर्फ फेशियल सिमिलैरिटी या बॉडी सिमिलैरिटी के हिसाब से सुभाष चंद्र बोस जी नहीं कहा जा रहा। इनफैक्ट गुमनामी बाबा के रूम से कई ऐसे लेटर्स मिलते हैं जिनमें गुमनामी बाबा की हैंडराइटिंग एग्जैक्टली नेताजी से मैच करती है और इसके अलावा गुमनामी बाबा का एक्सेंट बंगाली था
और उनकी आवाज भी एग्जैक्टली नेताजी से मिलती थी। अब आप सबके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि अगर इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी नेताजी को लेकर, तो भारत सरकार ने कभी भी नेताजी को ढूंढने की या उनकी डेथ मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश क्यों नहीं की? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। नेताजी की डेथ मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए इंडिपेंडेंस के बाद 3 कमीशन अपॉइंट हुए थे, जिनमें से सबसे पहला था शाहनवाज कमेटी, जिसको 1956 में अपॉइंट किया गया था। और इस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर सुभाष चंद्र बोस जी प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे। है ना स्ट्रेंज? फिर भी हमारी बुक्स में क्या लिखा है? सुभाष चंद्र बोस जी एक प्लेन क्रैश में मरे थे। इसके बाद 1970 में दूसरा कमीशन अपॉइंट हुआ, जो कि था खोसला कमीशन। और इस कमीशन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में यह बताया कि नेताजी की डेथ टाइपे प्लेन क्रैश में ही हुई थी। एक ही देश में 2 कमीशंस अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। इसके बाद नेताजी की डेथ मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए जो लास्ट कमीशन अपॉइंट हुआ था वो 1999 में हुआ था, जो कि था मुखर्जी कमीशन। मुखर्जी कमीशन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट 2007 में सबमिट की थी। हालांकि ये कमीशन भी नेताजी की डेथ मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया था, पर इस कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। और इसी कमीशन की रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि जापान के जिस टेम्पल में नेताजी की एशेज रखी गई हैं, वो एशेज एक्चुअल में नेताजी की है ही नहीं। वैसे तो मुखर्जी कमीशन ने नेताजी की डेथ मिस्ट्री को लेकर कई मिस्ट्रीज को सॉल्व किया था, और मुखर्जी कमीशन की ही फाइनल रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशन भी था कि नेताजी की डेथ मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक और कमीशन बनाया जाए, जिसके पास पावर्स थोड़ी और ज्यादा हो, ताकि वो नेताजी की डेथ मिस्ट्री को कंप्लीटली अनबायस्ड तरीके से अनवील कर सके। अब दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि एक वो रेवोल्यूशनरी जिसने कभी भी अपनी लाइफ को देश से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना, और आज ऑलमोस्ट 79 इयर्स के बाद भी देश को ये भी पता नहीं है कि इस महान रेवोल्यूशनरी की डेथ आखिर हुई कैसे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और दुनिया के ऐसे ही नए नए फंडे आप तक पहुंचते रहें, इसके लिए दुनिया के फंडे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।